नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मैं अनुराग। आज हम लोग गांधी के सभी आंदोलन को डिस्कस करेंगे जो कि पेट परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और पेट परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए ही इस टॉपिक को डिज़ाइन किया है। यानी जो ऐसे प्रश्न हैं जो पेट परीक्षा में बन सकते हैं उनको शामिल किया गया है और जो नहीं बन सकते हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है, जिससे कि आपके दिमाग पर अतिरिक्त बोझ न हो और सही कंटेंट भी आपको मिल सके। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है गांधी के आंदोलन। ठीक है, तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। गांधी के आंदोलन कौन कौन से हैं, इस पर आज हमारी चर्चा रहने वाली है। ठीक है ना, तो आज हम डिस्कस किस पर करेंगे? गांधी के आंदोलन। ठीक है, आज का टॉपिक यही रहने वाला है। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन। तो इससे पहले हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जान लें तो ज़्यादा अच्छा है, मोस्टली उतना जितना हमारे काम का है। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करके जब भारत में आए, अप्रॉक्सीमेटली 1888 19 फ्लो में निकल गया, 1888 में जब भारत आए तो इस समय उनकी वकालत भारत में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं चलती थी जैसे बाकी लोगों की बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि गांधी जी के अपने कुछ उसूल थे, उनके खिलाफ वो कभी जाते नहीं थे। ऐसे में इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का एक मौका मिला, अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी के जरिए, जो इन्हें अपने केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका लेकर गया। दक्षिण अफ्रीका में कुछ एक इन्हें कटु अनुभव मिले, जैसे रेलगाड़ी से इनको फेंक देना वगैरह, इनका कभी विस्तृत हम लोग देखेंगे। तो उस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रुकने का निश्चय किया और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए कई सारे कार्य किए। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी चलाई, ऐसे कई सारे काम किए। और कुछ एक काम, जैसे अफ्रीका का एक कानून कि ऐसे सभी विवाह जो ईसाई विधि से नहीं हुए हैं उन्हें अवैध माना जाएगा या विवाह नहीं माना जाएगा, उसके खिलाफ गांधी जी का आंदोलन। एक और बात हुई थी कि जितने भी भारतीय हैं उनको अपनी जेब में एक पहचान पत्र रख के चलना पड़ेगा, उसके खिलाफ आंदोलन। इन्होंने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एक वैश्विक छवि प्रदान की थी, एक वैश्विक नेता की छवि प्रदान की थी। एक विश्व पटल पर इनका परिचय बन चुका था कि गांधी जी इंडिया के कोई बहुत महान नेता हैं तो जो दक्षिण अफ्रीका में संघर्षरत हैं। ऐसे सभी उपलब्धियों को प्राप्त करके 1915 में गांधी जी भारत आए थे। यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होगी, यहीं से हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो गांधी जी आपके सामने हैं और गांधी जी फाइनली भारत कब आए, ये चीज़ हमारे लिए जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गांधी जी भारत 1915 में आए थे। ठीक है, यहीं से हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से जो लगा था बैकग्राउंड वो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि गांधी 1915 में भारत आया। ठीक है, और भारत आने के बाद सबसे पहले इन्होंने अपना राजनैतिक गुरु बनाया। और हम सभी लोग जानते हैं, ये शुरुआती बेसिक बातें हैं कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये इनके राजनैतिक गुरु बने और गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद सबसे मुख्य घटना शुरू होती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन से। लखनऊ अधिवेशन बहुत प्रसिद्ध अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ इस अधिवेशन में शामिल हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नरम दल और गरम दल को एनी बेसेंट की सहायता से एक बार पुनः मिलाया गया था। सही बात पे कहें तो गरम दल को कांग्रेस में प्रवेश मिल गया था।
अब इन सब के बारे में हम लोगों को नहीं जानना है। जानना किसके बारे में है कि गांधी जी के साथ 1916 में क्या हुआ। तो गांधी जी की एक किताब है, ठीक है, इस किताब के बारे में आप लोग समझिए। इस किताब का नाम है सत्य की खोज, ठीक है। तो इस किताब का 12वां अध्याय जो है उसमें यहाँ से आगे का वर्णन मिलता है। जो इनका पहला आंदोलन है उसका वर्णन यहाँ से मिलता है। तो गांधी जी जब लखनऊ अधिवेशन में थे उसी समय गांधी जी से मिलने एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, और ये एक जगह की समस्या लेके आए थे जिस जगह का नाम था चंपारण। चंपारण उत्तरी बिहार की एक जगह है जिसकी सीमा लगभग नेपाल से लगती है। तो इन गांधी जी का जो पहला आंदोलन भारत में था उसका नाम था चंपारण आंदोलन। ये आपके नोट्स स्टार्ट है यहाँ से। तो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था, ये 1917 में, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी कहानी को समझ लेते हैं। गांधी जी अपने सत्य के प्रयोग, सत्य के खोज किताब का नाम नहीं है, सत्य के प्रयोग है। इस किताब में हम इसको पहले सही कर देते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी। ये जो किताब है इसका नाम नया लिखा नहीं है, ये है सत्य के प्रयोग, ठीक है। तो ये सत्य के प्रयोग जो किताब है, इस किताब में गांधी जी ने सबसे पहले जिक्र किया है अपने इस आंदोलन का, चंपारण का। इसमें गांधी जी से मिलने चंपारण के एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो बताते हैं कि मेरे गांव में 3 कठिया प्रणाली लागू है। एक्चुअल में वो गांधी जी से नहीं, राजेंद्र प्रसाद से मिलने आए थे, उसमें भी उसके बाद वल्लभ भाई पटेल से। उन लोगों ने कहा कि आप गांधी से मिलो, ही इज़ द बेस्ट पर्सन, वो इस कार्य के लिए सर्वदा उपयुक्त हैं। तो गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी लिखते हैं कि मुझे प्रथम दृष्टि वो एक अल्लड़ व्यक्ति लगा जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इसलिए गांधी जी ने उनको नज़रअंदाज किया, उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। इसके बाद जब 1917 के अधिवेशन में वो पुनः गांधी जी से आके मिलते हैं तो गांधी जी विवश होकर उन्हें कह देते हैं कि हाँ ठीक है, हम चंपारण आएंगे। और इतने से भी जब राजकुमार शुक्ला को संतोष नहीं होता है तो वो साबरमती पहुंचते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि हमें एक डेट दे दीजिए कि आप चंपारण कब आएंगे। तो गांधी जी लिखते हैं कि उस व्यक्ति की दृढ़ निश्चय को देखकर मैं विवश हो गया और मैंने वचन दे दिया कि जब मैं कानपुर आऊँगा तो उस समय में चंपारण भी अवश्य आऊँगा। और फिर गांधी जी कानपुर जाते हैं। तो कानपुर दौरे के बाद चंपारण बिहार पहुंचते हैं। बिहार जाने के लिए वो पटना उतरते हैं जहां वो जेवी कृपलानी वगैरह लोगों से मिलते हैं और इसके बाद गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। तो इस आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात, चंपारण आंदोलन से जो प्रश्न बनते हैं, किस आंदोलन की वजह क्या थी, कारण क्या था। तो इस आंदोलन की सबसे प्रमुख वजह जो थी वो थी 3 कठिया प्रणाली, ठीक है। इसकी समस्या थी 3 कठिया प्रणाली। अब यहाँ आपके लिए जानना ये जरूरी हो जाता है कि 3 कठिया प्रणाली होती क्या है। 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत एक नियम बनाया गया था कि प्रत्येक किसान को, जो भी उस क्षेत्र का किसान है, किसान को कुल भूमि का, जितनी भी उसकी भूमि है, भूमि के 3/20 हिस्से पर, ठीक है ना, 3/20 हिस्से पर नील उगानी पड़ेगी। इसको आप नोट करते रहिए, है ना, नील उगानी पड़ेगी, या बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो 3/20 हिस्से पर नील उगानी पड़ेगी, यही व्यवस्था 3 कठिया कहलाती थी। अच्छा, नील उगाने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी, हालांकि समस्या थी लेकिन इतनी भी नहीं थी कि इसके लिए लोगों को आंदोलन करना पड़े। लेकिन समस्या तब हुई जब ये नील बिकनी बंद हो गई, क्योंकि इस समय पर एक विशेष घटना देखने को मिलती है और वो घटना ये है कि जर्मनी में कृत्रिम नील का निर्माण हो जाता है। जर्मनी में कृत्रिम नील बन गई, कृत्रिम नील बन गई, जैसे आजकल आती है ना, नील बन गई। अब ये नील सस्ती भी थी और टिकाऊ भी थी। तो ऐसी स्थिति में भारत से उगने वाली प्राकृतिक नील थी, इसकी बिक्री बाजार में मंद पड़ गई, कोई नहीं लेना चाहता था इसे। व्यापारी वर्ग हमेशा सस्ती टिकाऊ चीज ढूंढते हैं। तो अब ये बिकती भी नहीं है, इसे उगाना भी पड़ेगा। तो चंपारण के किसानों ने
एक रिक्वेस्ट की वहां के जिलाधिकारी से कि ये व्यवस्था 3 कठिया अब हटा दी जाए। तो इसके बदले में अंग्रेजी अफसर इन किसानों से पैसा मांगते थे कि पैसा दो तो हम 3 कठिया से आपको मुक्त कर देंगे। तो इसकी वजह से चंपारण में जो मुखिया थे, जो वहां के साहूकार थे राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी के पास गए। तो ये तो थी इसकी वजह। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि गांधी जी ने इसमें क्या किया। तो 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। ठीक है, चंपारण पहुंचे। अब यहां पर जानना यह जरूरी है कि किसके कहने पर पहुंचे। तो यहां हम लिख देंगे किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंच गए। अब बात यह थी कि गांधी जी वहां जाकर करें क्या। तो गांधी जी ने सबसे पहले तो चंपारण में जाकर के बाकी चीजें की, जैसे वहां की सफाई करवाई, स्वच्छता अभियान चलाया, वहां पे एक विद्यालय बनवाया। पहले ये सारे काम किए। ये सारे काम एक पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है कि लोगों को पहले ये पता चलना चाहिए कि गांधी जी आ गए हैं। और गांधी जी का उस समय नाम बड़ा था। लोगों को लगा कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे गांव में आया है जिसने पूरे दक्षिण अफ्रीका को हिला के रख दिया है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे छोटे से गांव की समस्या तो दूर कर ही सकते हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ी भीड़ गांधी जी के साथ जुट गई। और ऐसे समय में गांधी जी को सरकारी आदेश मिला कि आप तत्काल चंपारण छोड़ दीजिए, लेकिन गांधी जी चंपारण नहीं छोड़े। और इसके बाद देखिए गांधी जी क्या करते हैं, ये बात हम लोग अगले पेज पर जानते हैं। गांधी जी मोतीहारी पहुंचे। ठीक है, मोतीहारी पहुंचे। अब यहां पर मोतीहारी क्या थी, तो मोतीहारी चंपारण की तहसील थी। ठीक है, चंपारण की तहसील थी। यहां पहुंच करके इन्होंने अनशन किया, यानी कि एक धरना दिया, बैठ गए जाकर के कि ये किसानों की समस्या को दूर करो। तो यहां पर फिर मोतीहारी में इन्होंने क्या किया, धरना दिया। गांधी जी ने यहां पर धरना दिया, बैठ गए जाकर वहां। अब इस बात से अकेले गांधी जी हों तो उन्हें कोई भी 4 आदमी उठा के बाहर भी कर सकते हैं। गांधी जी की पावर सबसे बड़ी क्या थी, वो थी लोगों का गांधी में विश्वास। ये गांधी की सबसे बड़ी पावर थी। क्योंकि गांधी जी जब मोतीहारी पहुंचे तो अकेले नहीं थे, गांधी जी के साथ 20,000 लोग मोतीहारी पहुंचे थे। कितने लोगों को भगाओगे। और वो सारे लोग गांधीवाद के अधीन काम कर रहे थे, यानी तुम हम पे लाठी मारो, हम पलट के तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, अपना मुंह भी टेढ़ा नहीं करेंगे, तुम मारो लाठी, लेकिन हम सत्य कहने से भी नहीं हटेंगे। तुम गलत कर रहे हो, मतलब कर रहे हो, तुम्हें ये बदलना चाहिए और यही सच है, ये कहने से पीछे नहीं हटेंगे, बाकी आप कुछ भी करो। अब एक तो गांधी जी के यहां पर गांधी जी की ताकत कौन बना, सबसे पहला गांधी जी को यहां किन चीजों से समर्थन मिला, प्रश्न बन सकता है। हालांकि बहुत डीप क्वेश्चन बनाएगा तब ये पूछेगा। एक तो गांधी जी को यहां जन सहयोग बहुत अच्छा मिला। अब जन सहयोग तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, उस समय प्रताप नाम का एक अखबार चलता था, प्रताप नाम का एक समाचार पत्र चलता था, और इस समाचार पत्र में गांधी जी के पूरे विवरण निकलने लगे चंपारण के बारे में। और ये आपको जानना जरूरी है कि ये चंपारण अखबार जो है ये किसका था, तो हम आपको बता दें, ये चंपारण अधिकार जो था ये गणेश शंकर विद्यार्थी का था। ठीक, गणेश शंकर विद्यार्थी का ये समाचार पत्र था, कानपुर से प्रकाशित होता था। इसमें गांधी जी के बारे में विवरण निकलने लगे, उनके आलेख निकलने लगे। ऐसी स्थिति में गांधी जी के लिए अब अंग्रेजी सरकार को झुकने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं सूझा, क्योंकि गांधी जी, अगर कोई लड़ रहा हो तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन गांधी जी तो लड़ ही नहीं रहे थे, वो तो बस बैठे थे। यही तो गांधीवाद है। तो इसके लिए फाइनली सरकार एक डिसीजन लेती है और सरकार द्वारा एक समिति का गठन होता है। कहते हैं ठीक है, चेक करते हैं क्या कमी है,
क्योंकि सरकार अपने ऊपर नहीं लेती। आज कोई विभाग घोटाला कर रहा हो, सरकार अपने ऊपर क्यों लेगी? भले ही सरकार की मर्जी से हो रहा हो, वो तुरंत कह देगी ठीक है जांच करते हैं, देखते हैं कहाँ गलती है, कुछ निकलता है तो बताते हैं। तो सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। हमारे देश की विडंबना तो यही है कि हमने अंग्रेजों से एकता और अनुशासन नहीं सीखा, करप्शन सीख लिया। वो सरकार करप्ट थी, आज की सरकार करप्ट है। वो ऑफिसर्स के जरिए घोटाले करवाती थी, ये भी करवाती है। पकड़े जाने पर वो भी अफसरों को हटा देती थी, ये भी अफसरों को हटा देती है। ये चीज तो डिट्टो सीख ली। ठीक है, अब ये देखिए समिति का नाम क्या था? इस समिति का नाम था चंपारण एग्रोगेरियन समिति। ठीक है, क्या नाम था? चंपारण एग्रोगेरियन समिति। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारे पढ़ाने की शैली थोड़ी स्लो रहेगी, आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में हर एक फैक्ट बस जाए, इसके लिए इस शैली का होना आवश्यक है। चंपारण एग्रोगेरियन समिति का गठन किया गया और इसकी कुछ खास बातें थीं। जैसे पहली, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए एक अंग्रेजी ऑफिसर थे, नाम था F.J. स्लाई। ये नाम पूछा गया है, F.J. स्लाई इसके अध्यक्ष थे। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि गांधी भी इसके सदस्य बनाए गए। गांधी भी सदस्य बनाए गए ताकि इसमें कोई घोटाला या कुछ ऐसा ना हो, इसलिए गांधी जी भी सदस्य बनाए गए। अब यहां से बात क्लियर हो गई कि इस समिति से कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, ऐसा जनता के मन में भरोसा हो गया और ऐसा हुआ भी। देखिए क्या परिणाम निकला इस समिति का। इस समिति का परिणाम क्या निकला? इस समिति ने अपने परिणाम में 2 निर्णय दिए। निर्णय नंबर 1 वो ये था कि 3 कठिया समाप्त। समस्या 3 कठिया ही थी ना, 3 कठिया समाप्त। और दूसरा, जिन लोगों ने 3 कठिया समाप्त करने के लिए पैसा दे दिया है, उनका भी साथ भी न्याय होना था। तो जिनसे पैसे लिए गए हैं, अब उन पे थे तभी तो वो दे दिए। जिनसे पैसे लिए गए उन्हें पूरे तो वापस नहीं किए जाएंगे, 25% वापस किए जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? 25% वापस किए जाएंगे। तो ये व्यवस्था गांधी जी ने बना दी। इससे चंपारण के लोग भी खुश, गांधी भी खुश, सरकार पता नहीं जो भी रही हो, खुश हुई हो ना हुई हो। तो इस तरीके से ये गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन, या पहला सफल सत्याग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। एक नज़र में देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बन सकती है कि गांधी जी, ये आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना है कब हुआ था, 1917 में हुआ था। 3 कठिया प्रणाली क्या थी ये याद रखना है, 3/20 हिस्से वाली ये 3 कठिया प्रणाली थी। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या था कि यहाँ पर गांधी जी, ये मोतीहारी बड़ी पूछी जाती है। चंपारण की तहसील क्या थी? मोतीहारी थी। ये अखबार के संपादक बहुत पूछे जाते हैं, कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। ठीक है, इस समिति का नाम पूछा गया है चंपारण एग्रोगेरियन समिति। एक बार आईएएस में ये क्वेश्चन बना है कि इसके ये सदस्यों में गांधी जी शामिल थे नहीं थे, इस प्रकार का एक प्रश्न बन चुका है। तो हालांकि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी परीक्षा में बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष F.J. स्लाई थे और बाकी जो है ये चीज़ें, आंदोलन सफल हुआ। अब हम गांधी जी के अगले आंदोलन की ओर चलते हैं और गांधी जी के इस आंदोलन का नाम है, 1918 में गांधी जी ने 2 आंदोलन किए थे। एक का नाम था अहमदाबाद मील हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद मील हड़ताल। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बड़े कम बनते हैं, जो बनते हैं वो हम बता ही देंगे। दूसरा था खेड़ा आंदोलन। ठीक है, अब देखिए
यहां से जो प्रश्न बना है खेड़ अहमदाबाद मिल हड़ताल से, सिर्फ एक कि अहमदाबाद मिल हड़ताल किस सन में हुई थी, तो 1918 में हुई थी। अब अहमदाबाद मिल हड़ताल थी क्या, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। अहमदाबाद में बहुत सारी सूती मिल हुआ करती थी, ठीक है ना, बहुत सारी सूती मिल हुआ करती थी, ठीक है। और सूती मिल में आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे मजदूर काम करते थे। अब ये जो मजदूर थे, एक समय ऐसा आया कि जब जो है अहमदाबाद में प्लेग फैला था, तो इस समय पर सभी मजदूरों को प्लेग बोनस दिया गया, यानी बीमारी से इलाज वगैरह का खर्चा दिया गया, जो कि 70% था। यानी इसको 100 रुपये मिलते थे तनख्वाह के, उसको 170 रुपये मिलने लगे प्लेग की वजह से। अच्छा, जब प्लेग खत्म हुआ तो प्लेग जो है, जब प्लेग बोनस खत्म हुआ, जब प्लेग समाप्त हो गया, है ना, प्लेग जब समाप्त हो गया तो ऐसे टाइम पर ये जो बोनस है सिर्फ 20% रह गया। अब मजदूरों का कहना यह था कि ये बोनस किसी भी स्थिति में 50% से कम ना किए जाएं। जो मजदूरों का मत था, मजदूर जो है का जो मत था वो था कि जो बोनस है वो 50% से कम ना हो, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग आप लोग मैनेज करें, 50% से कम ना हो। अब जब 50% से कम ना हो और ये जो है 20% से ऊपर उठने को तैयार नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में फिर मिल के मालिकों ने गांधी जी को बुलाया, और गांधी जी आते हैं, और गांधी जी जितना भी मजदूर वर्ग था, ठीक है, गांधी जी मजदूर वर्ग को राजी कर लेते हैं 35% बोनस पे, ठीक है, 35% पर मना लेते हैं। लेकिन मिल मालिक कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 20 ही देंगे, हम 35 भी नहीं देंगे। गांधी जी का कहना सीधा था, आप 20 दे रहे हैं, वो 50 मांग रहे, अंतर 30 का कर दो, आधा बचा 15, इसमें जोड़ दो, हो गया 35, दे दो, बीच का रास्ता है। लेकिन इस पर जो है वो राजी नहीं हुए। इस वजह से गांधी जी को फिर करना पड़ा क्या, भूख हड़ताल। गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में हुई, और ये भूख हड़ताल 3 दिन चली। और इसके बाद मजदूर लोग राजी हो गए, वो सॉरी मिल मालिक राजी हो गए, और इसका खेड़ा आंदोलन भी सफल हुआ। तो 2 ही प्रश्न बनते हैं, पहला भूख हड़ताल जो है पहली बार भारत में कब हुई, खेड़ा आंदोलन में हुई, और खेड़ा आंदोलन को सॉरी अहमदाबाद मिल हड़ताल में हुई, और अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ, 1918 में हुआ। क्लियर हो गई बात। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं कि ये खेड़ा आंदोलन क्या है। वो छोटे छोटे आंदोलन नहीं है, खेड़ा आंदोलन क्या है। तो अगर खेड़ा आंदोलन की बात की जाए, ये भी 1918 में ही हुआ है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद। इसमें गांव के लोगों को टैक्स देने में समस्या थी, सूखा पड़ा था गांव में, खेड़ा गांव में, तो आसपास के और भी गांवों में। तो समस्या ये थी कि गांव के लोग टैक्स नहीं देना चाहते थे। ये नियम भी था कि जब भी सूखा पड़ेगा टैक्स में या तो रियायत मिलेगी या टैक्स माफ़ किया जाएगा। लेकिन चूंकि उस समय ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्री हुआ था, तो वो ऐसा करना नहीं चाहता था, टैक्स वसूलना चाहता था। तो गांव वाले इसका विरोध कर रहे थे, गांधी जी को बुलाया, गांधी जी ने कहा टैक्स मत दो, नियम है भाई, टैक्स नहीं देंगे। हाँ, इसके लिए अगर वो जबरन वसूली करें, तुम्हारे बैल ले जाएं, ले जाने दो, तुम्हारा हल ले जाएं, ले जाने दो, जो करें करने दो, बस हम सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। तो इस घटना से ब्रिटेन की सरकार या भारत का जो अंग्रेजी तबका था उसको हलचल महसूस हुई। वो फिर एक बार झुका गांधी के सामने। हालांकि उसने ऑन पेपर कभी ये लिख के नहीं दिया कि हम टैक्स माफ करते हैं, लेकिन टैक्स की वसूली बंद कर दी। इस आंदोलन से भी 2 प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण। एक, खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का प्रमुख सहयोगी कौन था। ठीक है, देखिए पेपर को, कॉपी को बहुत ज्यादा मत भरिए, कहानी को सुन लीजिए, अच्छे प्रश्न जो बन रहे हैं उनको लिख लीजिए। यकीन मानिए बेस्ट तरीका है पढ़ने का। प्रमुख सहयोगी इसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अच्छी खासी वकालत छोड़कर गांधी जी के साथ आए थे। दूसरा,
यहाँ खेड़ा के लोगों ने गांधी जी को क्या कहा? तो खेड़ा के लोगों ने, जो खेड़ा गुजरात में है, तो खेड़ा के लोगों ने गांधी को एक उपाधि दी थी, ये भी पूछी जाती है। गांधी को बापू कहा। बापू इन द सेंस पिता, कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को बचाता है, आपने हमें बचाया, तो आप क्या हैं? बापू। तो यहीं से गांधी बापू। हालांकि जवाहरलाल नेहरू भी इनको बापू कहते थे, सरोजिनी नायडू भी बापू कहती थी। तो लेकिन अगर पूछा जाए कि किस आंदोलन में गांधी जी को बापू कहा गया, तो वो खेड़ा आंदोलन 1918 में गांधी जी को बापू कहा गया पहली बार। ठीक है, अब यहां से आगे गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन मिलता है 1920 में, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये एक प्रमुख आंदोलन है और इस आंदोलन को आप जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, इसको जो है इसी के पार्ट 2, गांधी के आंदोलन पार्ट 2 में पढ़ते हैं। आज की ये क्लास यहीं तक, अगले पार्ट में आप लोग इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो औरों को भी दिखाइए और इसको नोट करिए, बहुत काम आएगी। ठीक है, नमस्कार।